सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रूफटॉप से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट में, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट लगता है, वो या इलेक्ट्रिकल का पार्ट्स हो गया, वो या मैकेनिकल का पार्ट्स हो गया, या नेट मीटरिंग से रिलेटेड हो गया। तो दोस्तों, आज उस पर डिटेल से आपको जानकारियाँ दूंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें, मेरे वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो अगर फ्रेशर मेरे वीडियो को देख रहे हैं या जो एक्सपीरियंस है, जो वर्किंग कर रहे हैं सोलर फील्ड में, जो अभी स्टार्टिंग किए हैं, साल 2 साल 1.5 साल से कर रहे हैं और प्रॉपर तरीक़ा से वो बड़े प्रोजेक्ट में नहीं किए हैं, जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोवाट गए, लेकिन मेगावाट लेवल पे नहीं काम किए हैं। तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। और जो प्रोसेस है लगाने का, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो साइड पे बहुत सारे पार्ट देख रहे हैं, उसको कैसे लगाया जाता है और क्या है प्रोसेस लगाने का, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रो वॉट का इन्वर्टर है, ठीक है, और इन्वर्टर में कैसे डीसी का कनेक्शन हुआ है, डीसी का कनेक्शन कैसे हुआ है, एसी का कनेक्शन कैसे हुआ है, अर्थिंग कैसे इसका प्रॉपर तरीक़ा से लगाया गया है, ताकि अगर क्लाइंट थर्ड पार्टी को इंस्पेक्शन के लिए भेज दे तो वो 1% भी सवाल ना उठाएं। और जो साइट पे स्ट्रक्चर के साथ साथ मॉड्यूल का अलाइनमेंट, मॉड्यूल का असेंबली, फाउंडेशन का कास्टिंग, उसके साथ साथ जो यहाँ पे पाइप देख रहे हैं, पाइप को कैसे कनेक्ट किया गया है, उस कौन से कंपोनेंट को किस नाम से जानते हैं, क्या नाम इसका मार्केट में चल रहा है, हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके साथ साथ डीसी जो मॉड्यूल टू मॉड्यूल कनेक्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल में यहाँ पे मॉड्यूल देख रहे हैं, बाइफेशियल मॉड्यूल है, और जो वायर का कनेक्शन है, डीसी का कनेक्शन है, वो कैसे किया गया है, एसी का कनेक्शन कैसे किया गया है, उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेगावाट का प्रोजेक्ट है, अलग अलग बिल्डिंग पे अलग अलग इन्वर्टर लगाया गया है। यहाँ पे जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का जो साइज़ है वो आपको डिटेल से बताऊंगा कि इन्वर्टर का साइज़ क्या है। जो उसमें केबल यूज हुआ है वो केबल का जो डायमेंशन, उसका जो स्क्वायर एमएम में आता है, जो केबल होता है एसी केबल या डीसी केबल जो आता है वो स्क्वायर एमएम में आता है। तो वो स्क्वायर एमएम में आता है, तो उसको कैसे कंसीडर किया जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि इतने स्क्वायर एमएम का डीसी केबल यूज हो रहा है या इतने स्क्वायर एमएम का एसी केबल यूज हो रहा है। तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। आज इसी पे मेरा डिस्कशन रहेगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, डिटेल से जैसे अभी जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी अपलोड करूंगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने केवल स्ट्रक्चर के बारे में बताया हूँ, डिटेल से बताया हूँ कि ये कंपोनेंट लग रहा है, ये ग्रेड है, ये डिटेल से उसमें बताऊँ। काफ़ी लंबा वीडियो चला गया है, 30-32 मिनट का गया है, लेकिन इस वीडियो में मैं सभी पार्ट के बारे में बताऊँगा। स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि स्ट्रक्चर का क्या है क्राइटेरिया, क्या जो प्रोसेस है लगाने का, या उसका सेक्शन कैसे डिसाइड हुआ है, वो थोड़ा सा इसमें भी बताऊंगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का पार्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि सबसे पहले मेरा जो स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर से होता है, फाउंडेशन से। मैं सिंपल से लैंग्वेज में बताऊँगा जो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फाउंडेशन है, 500 बाई 500 का फाउंडेशन है, और जो बेस प्लेट है, कॉलम है, और राफ्टर है। बेस प्लेट यहाँ पे देख रहे हैं 150 mm का है, 150 अप्रोक्स 150 का mm है, और जो फाउंडेशन का विड्थ है वो भी 500 अप्रोक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस प्लेट 150 बाई 150 5 mm थिकनेस में है, 4 जे बोल्ट के साथ कनेक्ट है, और स्टिफनर 3 ई स्टिफनर यूज किया गया जो 5 mm थिकनेस में है। और जो कॉलम है, बैक कॉलम और
फ्रंट कॉलम। ये 80-40-15 2 mm का लिप चैनल है जो प्रॉपर हॉट डिप किया गया है। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ब्रेसिंग है राफ्टर टू कॉलम कनेक्ट हुआ है वो ब्रेसिंग 40-40 3 mm का है। राफ्टर भी यहाँ पे 80-40-15 2 mm का है। फ्रंट कॉलम भी 80-40-15 2 का है। लेकिन पर्लिन में आते हैं, पर्लिन यहाँ पे देखेंगे तो पर्लिन भी 80-40-15 2 है। एल क्लिट चेंज है, एल क्लिट 80-80। ये तो डबल पोर्ट्रेट का हो गया। इसमें जो मटेरियल का ग्रेड है वो 350 मेगापास्कल है। और जो हॉट डिप का, अगर हॉट डिप देखते हैं जिनका कोटिंग किया गया है वो है 80 माइक्रोन। अब आते हैं सेम ट्रिपल पोर्ट्रेट में। आप ट्रिपल पोर्ट्रेट देख सकते हैं, एक कॉलम मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल। ट्रिपल पोर्ट्रेट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सेम कंपोनेंट है। जो कंपोनेंट मैंने डबल पोर्ट्रेट में यूज़ किया हूँ वही कंपोनेंट मैंने ट्रिपल पोर्ट्रेट में यूज़ किया हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, थोड़ा सा कॉलम का जो सेक्शन देखेंगे वो चेंज है। यहाँ पे मैंने अभी तक जितने राफ्टर, पर्लिन और कॉलम यूज किया था डबल पोर्ट्रेट में, यहाँ भी राफ्टर, कॉलम, पर्लिन है। लेकिन जो कॉलम का सेक्शन है वो है 100-40-15-2। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं ले जाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये 15 mm लिप है। ये देख रहे हैं, ये फ्लेंज कहलाता है। फ्लेंज ये जो है ये 40 mm है। ये देख रहे हैं, ये वेब है, ये जो है वो 100 mm है। ठीक है, और जो इसका थिकनेस है वो है 2 mm। अब दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो स्ट्रक्चर असेंबल किए हैं प्रॉपर तरीक़ा से असेंबल है। जो इंस्टॉल किए हैं वो उनको काफ़ी नॉलेज था। देख रहे हैं अलाइनमेंट भी परफेक्ट है। आपको अब ब्रेसिंग देखिएगा, ब्रेसिंग को दिखाता हूँ। ब्रेसिंग सभी परफेक्ट एक अलाइनमेंट में है, सभी एक ही लाइन में है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक मेरा स्ट्रक्चर का हो गया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, फाउंडेशन। यहाँ पे जे बोल्ट पे स्ट्रक्चर यूज किया है क्योंकि ये एक कॉलेज है। तो कॉलेज में इन्होंने छत पे ड्रिल करने से मना कर दिए थे, तो यहाँ पे ड्रिल नहीं किए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि डेड वेट पे स्ट्रक्चर लगाए हैं। फाउंडेशन का जो साइज़ है वो अप्रोक्स 500 बाई 500 है, 10-20 mm। आगे पीछे कोई इशू नहीं है, लेकिन 500 बाई 500 का फाउंडेशन है। और जो कंक्रीट का ग्रेड लिया गया है वो M25 ग्रेड लिया गया है, M25 का। आप एक बार सर्च कर सकते हैं गूगल में कि M25 ग्रेड में जो सीमेंट, एग्रीगेट और सैंड, ये तीनों का जो मिक्सचर है क्या रेशियो आ रहा है वो आपको डिटेल से मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ तक मेरा स्ट्रक्चर का काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं मॉड्यूल में। मॉड्यूल में आते हैं तो मॉड्यूल का वॉट पिक देखना है। मॉड्यूल में सबसे पहले देखते हैं कि मॉड्यूल कितने वॉट पिक का है, वो आपको बताता हूँ। चलते हैं मॉड्यूल की तरफ। मेरा स्ट्रक्चर फाउंडेशन से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। अब मॉड्यूल वॉट पिक के लिए मुझे आना पड़ेगा। चलते हैं ट्रिपल पोर्ट्रेट में, क्योंकि ट्रिपल पोर्ट्रेट का हाइट ज़्यादा है तो अंदर बेनिफिट रहेगा क्लियर दिखाने में। क्योंकि मुझे झुकना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे है, काफ़ी बैठ के दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो मॉड्यूल वॉट पिक है 545 वॉट पिक है। और मॉड्यूल का जो कंपनी है वो रिनोसिस है, रिनेसिस 545 वॉट पिक का मॉड्यूल है, जो बाइफेशियल मॉड्यूल है, मोनोक्रिस्टलिन मॉड्यूल। जो इसका वेट अगर देखते हैं, इसका जो अप्रोक्स वेट आ रहा है वो 28.7 किलोग्राम है। एक मॉड्यूल का जो वेट है वो 28 kg है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बाइफेशियल मॉड्यूल में एक इन्होंने ये चेंज कर दिए हैं कि पहले जितने भी 335 वॉट पिक का मॉड्यूल आता था तो उसमें उन्होंने जो केबल का, ये डीसी केबल है, ये जो देख रहे हैं ये डीसी केबल है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक ये है और एक ये है।
तो पहले जो 335 वॉट पीक, 340 या 440 वॉट पीक के मॉड्यूल में ये क्या करते थे, या तो मॉड्यूल के बॉटम पॉइंट में, स्टार्टिंग पॉइंट में या लास्ट पॉइंट में ये देते थे ये इसका डीसी का कनेक्शन। उससे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहीं से कनेक्शन कर दिया, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट, तब मैं यहीं से कनेक्शन कर दिया। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, सेंटर पॉइंट में दे दिया। और पहले जो डीसी का लेंथ रहता था, या नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका 1200 mm का लेंथ रहता था, 4 फीट लेंथ में। अब इन्होंने क्या किया है, 1 फीट लेंथ कर दिया है, 300 mm का वाइड का लेंथ कर दिया। आप देख सकते हैं यहीं तक इसका कनेक्शन है। ये 300 से भी कम ही लग रहा है मुझे। एक बार इसका डेटा शीट देखना पड़ेगा कि लेंथ जो डीसी का है वो कितना है। इसमें तो नहीं दे रखा है। नहीं, इसमें नहीं रखा है कि कितने मीटर का है, तो वो 300 mm का ही दे रखा है। पहले 4 फीट का होता था, 1200 mm, काफ़ी लंबा वाइड होता था। उसको रैप करके बांध कर एक साथ इकट्ठा एक साथ रबर से, या जो टाई आता था केबल टाई, उससे बांध कर रखना पड़ता था। लेकिन अब नहीं है। जैसे ये केबल टाई देख रहे हैं, ये केबल टाई, उस केबल टाई से बांधना पड़ता था। जैसे ये देख रहे हैं बांध रहे हैं, वैसे बांधना पड़ता था। लेकिन अब जितना मॉड्यूल का वेट बढ़ाते गए, मॉड्यूल का साइज़ बढ़ाता गया, उतना ही डीसी का लेंथ कम करते चला गया। हम देख लीजिए कि अभी से 3 साल 4 साल पहले जो मॉड्यूल आता था, उसका मॉड्यूल का वॉट पीक देखते थे, ज़्यादा पहले नहीं जाता, वो तो 80 वॉट पीक का भी आता था, वहाँ तक नहीं जाता हूँ। बड़ा मॉड्यूल जो स्टार्ट हुआ है उससे देख रहा हूँ, 300, 350, 335, 295, 300 वॉट पीक तक का मॉड्यूल था। तो उसमें इन्होंने लेंथ जो दे रखे थे वो अप्रोक्स 1200 mm डीसी वायर का दे रखा था। और उसमें मॉड्यूल का वेट हुआ करता था 335 वॉट पीक का 17 किलो 18 किलो 17 किलो 18 किलो। और मॉड्यूल का जो लेंथ विड्थ हुआ करता था, ये देख रहे हैं, ये और ये 335 वॉट पीक में 990, 900, 950 लेंथ में होता था। और विड्थ में देखते थे तो 1800, 1785, 1885, 1890 ऐसे हुआ करता था। 1910 mm का हुआ करता था। अब क्या है, अब मॉड्यूल बढ़ा दिया। अभी अगर देखते हैं रिनिसिस का 545 वॉट पीक का, तो 1137 mm विड्थ दे दिया है। अब 2284 mm लेंथ दे दिया है। 2284 भी देता है, 2278 भी देता है, 2384 भी देता है, ऐसे लेंथ दे रहा है। अभी 670 वॉट पीक के मॉड्यूल में देख रहे हैं तो उसमें लेंथ दे रखा है 2384 mm लेंथ, 1100, 1150, 1157 या 1137 mm विड्थ दे रखा है। और मॉड्यूल का वेट कितना दे रखा है, पहले मॉड्यूल का वेट आता था 17 किलो 18 किलो, अभी मॉड्यूल का वेट दे रखा है लगभग 33 किलो। 670 वॉट पीक का मॉड्यूल देखते हैं तो 33-34 किलो दे रखा है। लेकिन रेनिसिस का अभी मेरे पास जो प्लांट में लगा हुआ है वो 545 वॉट पीक है, और इसका वेट है 28.7 किलोग्राम मॉड्यूल का वेट आ रहा है। मॉड्यूल का फ्रेम भी अभी बहुत कम कर दिया है, 35 mm विड्थ कर दिया है। पहले यही मॉड्यूल का विड्थ आता था 40 mm का। तो हर एक चीज़ में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कुछ ना कुछ चेंज करते आ रहा है। पहले पॉली का हुआ करता था, अब मोनो कर दिया है। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको लग रहा है कि 2 मॉड्यूल है, यहाँ पे ये लग रहा है ना कि 2 मॉड्यूल है, बीच से कट है। पहले वाला सिंगल मॉड्यूल हुआ करता था। अभी कोई देखेगा तो कहेगा कि 1 2 3 4 5 6 6 पोर्ट्रेट लगा रखे, लेकिन ये 6 पोर्ट्रेट है नहीं, ये ट्रिपल पोर्ट्रेट है। अगर सेंटर से देख रहे हैं, सेंटर से फ्रेम बना हुआ है देख रहे हैं, तो ये 6 पोर्ट्रेट लगेगा। लेकिन एक्चुअल में देख रहे हैं यहाँ पे डबल पोर्ट्रेट है। तो दोस्तों डीसी क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब आते हैं मॉड्यूल में जो डीसी का कनेक्शन है, डीसी का जो स्ट्रिंग बनता है हमेशा मॉड्यूल डेटा शीट और इन्वर्टर के डेटा शीट के अकॉर्डिंग चलता है। क्या होता है दोस्तों कि मॉड्यूल का आउटपुट और इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है वोल्टेज का, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि डीसी कितने मॉड्यूल को एक साथ कनेक्ट करके मैं इन्वर्टर में लगाऊं। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने
4 मॉड्यूल नीचे लगा हुआ है, 4 मॉड्यूल ऊपर लगा हुआ है, 8 मॉड्यूल हुआ। तो 8 मॉड्यूल को कनेक्ट करके, ऐसा थोड़ा पे कि हर एक मॉड्यूल के लिए मैं एक एक इन्वर्टर लगाऊं, तब तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि मॉड्यूल को अगर स्ट्रिंग देखते हैं कि एक स्ट्रिंग बना रहे हैं तो कितने मॉड्यूल को कनेक्ट कर रहे हैं, एक मॉड्यूल में कितने स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहे हैं, सॉरी एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल को कनेक्ट कर रहा है। तो आपको बता देता हूँ 545 वाट पीक का मॉड्यूल है, 110 किलो वाट का इन्वर्टर है नॉर्मली। अभी मेरे साइड पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। तो इन्वर्टर का साइज दिखाऊंगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्टर अगर 110 किलो वाट का इन्वर्टर है, जनरली 110 भी आता है, 180 भी आता है, 160 भी आता है, तो उसमें दिखाते हैं तो 28 मॉड्यूल 29 मॉड्यूल का स्ट्रिंग बनता है। मतलब 29 मॉड्यूल को एक साथ कनेक्ट करके 2 डीसी निकाल के, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव डीसी निकाल के और उसको लाते हैं ये कंड्यूट पाइप से कनेक्ट करके और इन्वर्टर में कनेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं इन्वर्टर का डेटा शीट दिखाते हैं। इन्वर्टर का डेटा शीट दिखाते हैं। मॉडल नेम देख रहे हैं, मैक्स 100 KTL3XLV। मैक्सिमम जो वोल्टेज है मॉड्यूल का वो 1100 DC है और पीवी वोल्टेज रेंज जो है 180 से 1000 DC है। नॉमिनल इनपुट वोल्टेज है 600 DC है और पीवी ISC 400 DC है। मैक्सिमम इनपुट करंट 32 DC है। मैक्सिमम आउटपुट पावर पावर 100 kV है। मैक्सिमम एपेरेंट पावर जो है वो 110 kV है। तो दोस्तों 110 किलो वाट का इन्वर्टर है, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पेरेंट पावर दे रहा है 110 kV का। लेकिन जो इन्वर्टर का साइज ऐसे डीसी में देखते हैं तो वो 110 किलो kV है। अब इसमें 110 kV में 110 kV का ही इन्वर्टर बनता है मैक्सिमम। उसको डीसी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 28-29 का स्ट्रिंग बनता है और MPPT के अनुसार इसमें कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कितने MPPT में यूज किया गया है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MPPT यूज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 12 MPPT यूज किया गया है। तो 12 MPPT है तो 12 स्ट्रिंग मल्टीप्लाई 28 मॉड्यूल, 12 स्ट्रिंग मल्टीप्लाई 28 मॉड्यूल, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है ग्रो वाट का, आप देख रहे हैं ये है डेटा लॉगर। क्या होता है दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चल रहा है कि कोई भी काम, किसी भी टिपिकल काम को ईजी कर देते हैं। आपको बता देता हूँ कि ये इन्वर्टर है। अब मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है और मुझे रोज़ाना का डेटा चेक करना है कि ये जो 12 MPPT से मेरा जो जनरेशन हो रहा है रोज़ाना का, वो कितने किलोवाट जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट कर रहा है, वो ये डेटा लॉगर से ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। डेटा लॉगर में एक सिम लगाया जाता है, सिम का भी सुविधा है और वाईफाई का भी सुविधा होता है। अगर वाईफाई यहाँ पे अवेलेबल है तो वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए। अगर वाईफाई नहीं है तो कोई एक एयरटेल जियो किसी का सिम लेके कनेक्ट कर दीजिए। आप रिचार्ज करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो बात होता है वैसी रिचार्ज कीजिए। और ये एक पासवर्ड और ID जनरेट होता है, वो अपने सिस्टम में ग्रो वाट के नाम से एप्लीकेशन आता है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें लॉगिन करके आप पूरा डेटा चेक कर सकते हैं कि एक दिन में कितना जनरेट हुआ है। और आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपका 12 MPPT यूज हो रहा है तो कौन से MPPT कितना जनरेट कर रहा है और कौन से MPPT वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये आपको ये डेटा लॉगर से आप चेक कर सकते हैं। अगर डेटा लॉगर नहीं लगाते तो आपको मैनुअली आके साइट पे चेक करना पड़ेगा। साइट पे चेक करने का मतलब है कि वहाँ से 50 किलोमीटर से आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा दिन लगेगा। चेक कीजिए, चेक करके इन्वर्टर चेक कीजिए, मॉड्यूल चेक कीजिए
और सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चल रहा है कि आपको यहाँ आने का कोई ज़रूरी नहीं। आप रहिए घर पे, घर से ही आप पूरा डेटा चेक करते रहिए। ये एक बढ़िया है इन्वर्टर, अभी ये फैसिलिटी दे रहा है। मैंने डेल्टा में 2021 में लगाया था, 20 में लगाया था, तो उस समय डेटा चेक करते थे। अभी 24 चल रहा है, तो हर एक इन्वर्टर अब डेटा लॉगर लगा रहा है। तो दोस्तों ये डीसी का कैलकुलेशन बता दिया हूँ कि एक स्ट्रिंग में लगभग आपका 28 मॉड्यूल लगेगा। तो 12 गुने 28 मॉड्यूल कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल आ जाएगा 12 3 36, 300 से 60 से नीचे ही आपका मॉड्यूल आएगा। 360 माइनस 24 कर देंगे तो 336 मॉड्यूल का आपका ये प्लांट है। एक इन्वर्टर है, 336 मॉड्यूल लग रहा है। अब दोस्तों आते हैं ये डीसी का कैलकुलेशन। डीसी में क्या होता है, एक पैरेलल होता है, एक सीरीज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मॉड्यूल से एक नेगेटिव, दूसरे मॉड्यूल का ये पॉजिटिव, ये दोनों को कनेक्ट किया है। देखिए क्या होता है मॉड्यूल का स्ट्रिंग कनेक्टिविटी क्या होता है, सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मॉड्यूल बहुत सारे लगा हुआ है, लेकिन मुझे कंसिडर करना है कि जैसे 28 का स्ट्रिंग बनाया हूँ, तो आपको बता देता हूँ 14 का ये पूरा रो मान लेता हूँ। ऐसे तो मॉड्यूल बहुत सारे लगा हुआ है, मान लेता हूँ कि ये 14 का रो नीचे है, 14 का रो ऊपर है, 28। तो क्या करेंगे, इन्होंने सेंटर में दे रखे हैं, ठीक है, सेंटर में कनेक्टिविटी दे रखे हैं। तो क्या कीजिए, एक आप जैसे आपको बता देता हूँ सिंपल से लैंग्वेज में, अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उनको काफ़ी नॉलेज है, वो तो पता है उनको क्योंकि वो खिलाड़ी हैं इसमें। लेकिन जो फ्रेशर है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता देता हूँ कि ये डीसी देखिए इन्होंने क्या किया है, ये डीसी यहीं पे रहने दिया है। जो मैं बता रहा हूँ वही प्रोसेस बताऊँगा। देखिए वो डीसी वहीं पे छोड़ रखे हैं, ठीक है, वो डीसी वहीं पे छोड़ रखे हैं। और क्या किए हैं, एक पॉजिटिव रन दिए हैं, यहाँ से पॉजिटिव ले लिया, वो दूसरे मॉड्यूल से नेगेटिव लेके और ये लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब रह गया सवाल इधर का मॉड्यूल, क्या किया है इन्होंने, ये मॉड्यूल यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिए हैं, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करते चला गया है और 14 मॉड्यूल तक लाया है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये अब देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अब इन्होंने कनेक्शन नीचे ले गया और नीचे से ले जाके लास्ट में ले जाके उसको कनेक्ट कर गया इन्वर्टर से। तो यहाँ एक निगेटिव और वहाँ एक पॉजिटिव, वो दोनों को कनेक्शन एक साथ लेके, ऐसा नहीं है कि हर एक मॉड्यूल से कनेक्शन देंगे, नहीं, आप लास्ट मॉड्यूल से भी कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले मॉड्यूल डीसी केबल का लेंथ ज़्यादा हुआ करता था, तो क्या करते थे, वो मॉड्यूल से ये मॉड्यूल को कनेक्ट कर देते थे, फर्स्ट मॉड्यूल और सेकेंड मॉड्यूल। अब तो इतना छोटा मॉड्यूल दे दिया है ये स्ट्रिंग कि वहाँ तक तो ले जाना दूर की बात है। ये इसी से एक स्ट्रिंग बना के एक एक्स्ट्रा केबल देना पड़ता है, पहले एक्स्ट्रा केबल नहीं देना पड़ता था, एक दूसरे से कनेक्ट करते करते ले जाके दे देते, कनेक्ट कर देते, केवल स्टार्टिंग पॉइंट में, वहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे कनेक्ट करते थे। अब दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरा डीसी का भी काम कंप्लीट हो गया। अब डीसी केबल अगर इसको देखते हैं, इसका जो डीसी केबल खुद का लगा हुआ है 6 स्क्वायर mm का लगा हुआ है, 6 स्क्वायर mm का डीसी केबल लगा हुआ है। क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ आपको, 6 स्क्वायर mm का ही होता है। तो ये 6 स्क्वायर mm का होता है। अब इसमें इन्होंने क्या किए हैं कि 6 स्क्वायर mm का तो मॉड्यूल दिया है, इन्होंने भी 4 स्क्वायर mm और 6 स्क्वायर mm का डीसी केबल चूज करते हैं। मैं एक डीसी केबल वेस्टेज जो है वो दिखा देता हूँ। डीसी केबल का जो डिटेल कैसे चेक करेंगे वो आपको बता देता हूँ। देखिए इन्होंने जो डीसी केबल यूज किए हैं, सिंगल को 4 स्क्वायर mm का डीसी केबल यूज किया है। अगर आपको एक मिनट, देखिए 4 स्क्वायर mm का आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उन्होंने 4 स्क्वायर mm का
डीसी केबल यूज किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इन्होंने डीसी केबल यूज किए हैं वो 4 स्क्वायर mm का यूज किए हैं। डीसी केबल तो 4 स्क्वायर mm का यूज कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो कनेक्शन किए हैं 6 स्क्वायर mm केवल मॉड्यूल का है, और इन्होंने जो इंस्टॉल किया है वो 4 स्क्वायर mm का है। अगर यहाँ पे जो कनेक्टर है डीसी कनेक्टर, अगर मल्टीपल कनेक्टर रहता तो वहाँ पे 6 स्क्वायर mm का लेके चलते। यहाँ पे सिंगल डीसी कनेक्टर है तो इसीलिए 4 स्क्वायर mm का यूज किया है। अब दोस्तों डीसी तक क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं ये, और एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे इन्वर्ट जो स्ट्रिप जा रहा है, ये स्ट्रिप का क्या काम है, ये स्ट्रिप का क्या काम है। और स्ट्रक्चर में भी देखे होंगे कि स्ट्रिप यूज किया गया है, स्ट्रक्चर में भी स्ट्रिप यूज किया गया है। अभी शायद यहाँ पे वर्किंग नहीं है, यहाँ पे हो रखा है, ये देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो स्ट्रिप यूज किया गया है ये क्या है, ये स्ट्रक्चर को कनेक्ट क्यों किया गया है। तो आपको बता देता हूँ कि सोलर में 3 अर्थिंग होता है। एक इन्वर्टर के लिए जो डीसी होता है वो अर्थिंग होता है, दूसरा स्ट्रक्चर का अर्थिंग होता है, तीसरा एले का अर्थिंग होता है। डीसी में देखेंगे तो डीसी में स्ट्रक्चर और मॉड्यूल का अर्थिंग एक साथ दे देते हैं। एसी का देखते हैं तो इन्वर्टर का जो अर्थिंग है वो दे देते हैं। तीसरा एले का, एले यहाँ पे अभी नहीं लगा है, वर्किंग चल रहा है। एले देख लेता हूँ एक बार, अगर साउथ की तरफ जनरली जहाँ पे स्पेस ओपन है वहाँ लगाता है, अभी एले नहीं लगा है, तो एले लगेगा तो उसके बारे में बता दूंगा। अब आते हैं दोस्तों ये अर्थिंग क्यों यूज किया होता है। सोलर में क्या होता है कि सोलर में अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर या मॉड्यूल का अर्थिंग नहीं देते हैं या इन्वर्टर का अर्थिंग नहीं देते हैं तो इन्वर्टर वर्किंग नहीं करेगा, प्रॉपर इन्वर्टर वर्किंग नहीं करेगा। तो एक क्राइटेरिया है जो इन्वर्टर अर्थिंग होना ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल के पार्ट में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अर्थिंग 3 होता है, डीसी, एसी और एलए। लाइटिंग अरेस्टर का जो अर्थिंग होता है वो सेपरेट होता है, वो किसी से कनेक्शन नहीं होता। भैया वो कह रहा है कि मुझे दूर दूर तक कोई टच नहीं करे लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है। लेकिन जो डीसी का अर्थिंग होता है मॉड्यूल और स्ट्रक्चर का, वो आप कंबाइंड एक साथ कर सकते हैं। और जो एसी होता है इन्वर्टर का वो अलग आपको देना पड़ेगा, उसका अर्थिंग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये अर्थिंग हो गया। अब आते हैं दोस्तों 2-3 चीज़ और आपको बताता हूँ कि इसमें जो लोकल चीज़ है, जैसे कंड्यूट पाइप। तो ये कंड्यूट पाइप फिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल के अनुसार नहीं कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट हमेशा करते हैं आपका जो प्रोजेक्ट साइज़ है। मान लीजिए कि मैंने एक इन्वर्टर लगाया हो 100 किलोवाट में, और दूर तक प्रोजेक्ट है और सभी डीसी केबल एक ही साथ लाना है, तब आप 4 इंच 3 इंच 4 इंच 3 इंच 2 इंच का पाइप यूज कर सकते हैं। वो वायर पे डिपेंड करता है। अगर डीसी केबल के लिए ले रहे हैं तो 3 इंच काफ़ी है, सफिशिएंट है। और हर एक देख रहे हैं 1-1 मीटर पे जो कनेक्ट कर रखा है, ये जो सैडल होता है, इसे सैडल बोलते हैं, जो एचडीएस से कनेक्ट किया गया है छत में। इससे क्या होगा कि अंदर ही डीसी वायर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होता। एसी वायर में अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे एसी वायर है, ये देख रहे हैं। यहाँ तक तो अभी तक मेरा जो आया है ये डीसी वायर है, ठीक है। मॉड्यूल का पूरा कनेक्शन डीसी वायर होके आ गया है, इन्वर्टर में कनेक्ट हो गया। अब आते हैं दोस्तों, ये इन्वर्टर में तो आ गया डीसी। अब इन्वर्टर ने क्या किया, इन्वर्टर ने डीसी को कन्वर्ट किया, किसमें, एसी में। एसी में कन्वर्ट करके आउटपुट इन्होंने ये वायर से दे दिया। ये वायर देख रहे हैं,
ये जो वायर देख रहे हैं ये AC आउटपुट है, सॉरी AC, हाँ AC आउटपुट, DC इनपुट इन किया और AC आउट हुआ, AC यहाँ से आउट हो गया, ये नीचे किया, यहाँ इनका जो LT पैनल होगा वहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि AC का जो स्क्वायर mm देखते हैं, कितने स्क्वायर mm का AC है, 3.5 कोर है, ठीक है, 3.5 कोर है। और अगर इसका ये थोड़ा सा कटा हुआ है, नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 135 स्क्वायर mm का केबल है। पोली कैब का है, नहीं सॉरी, ये 3.5 कोर है, 95 स्क्वायर mm का केबल है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल कंबाइन बता रहा हूँ। हाँ, 135 स्क्वायर mm जो आउटपुट निकला होगा वो इनके LT पैनल से निकला होगा, क्योंकि LT पैनल में 95 स्क्वायर mm का मल्टीपल केबल गया होगा। तो दोस्तों ये यहाँ तक हो गया। अब आते हैं LT पैनल में, ये कनेक्शन किया LT पैनल से, उसके बाद ये चला जाता है जहाँ पे इनको यूज करना है, जो भी चीज़ चलाना है घर पे, AC, फ्रिज, कूलर, TV, जो भी चार्जिंग वगैरह, लाइट वगैरह जितना है वो सब चालू करना है, वो LT पैनल के बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को देखते रहें और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें, मैं नंबर अपना दे रखूँ। जब तक के लिए धन्यवाद।